ओपी राठौर यानी हीलर। मैं किसी से खुशियां मांगू ये मुझे मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से कब किसका भला होता है, तकदीर में जो लिखा है जरूर अता होता है। गुस्सा तब आता है जब जिंदगी में संतुलन बिगड़ता है। सबसे ज्यादा लंबा इंतजार मुझे ड्रीम होम का करना पड़ा। आपकी परवाह इस दुनिया में किसी को नहीं है। यू आर ऑन योर ओन। आपको लगेगा कि लोग आपकी परवाह करते हैं, जब आग लगेगी तो सब अपने अपने पैरों से भाग जाएंगे, आपको भी अपने ही पैरों से भागना होगा। सबसे बड़ा गुनाह जजमेंटल होना, किसी के प्रति किताब को उसके कवर से नाप लेना कि इसके अंदर ये है। सबसे पहले तो मैं खाली बैठ इतना कमाना चाहता था कि 2,500 रुपये कमा लूं मैं और एक कमरा ले लूं और कॉमिक्स लेता रहूं, पढ़ता रहूं। 2,500 क्यों? क्योंकि मैंने सुना था एक टीचर की सैलरी थी 2,500। तो मुझे लगा इतना तो कमा लिया तो बहुत है। दूसरा सपना था क्रिकेट खेल लूं, तीसरा सपना था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, चौथा सपना था एक्टर, पांचवा था सिंगर, छठा था IAS। ये ऐसे करते करते फिर लास्ट में जो बना वो आपको पता है। कार्यक्रम इंटरव्यू नहीं अंतरव्यू में आप सबका स्वागत है। अंतरव्यू यानी व्यक्तित्व का आत्मिक एवं आंतरिक पहलू। इस कार्यक्रम में हम किसी व्यक्ति के विशिष्ट अतिथि की ऊपरी या बाहरी यात्रा के बारे में बात नहीं करते, ना ही हम उसकी व्यवहारिक या व्यावसायिक जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम बात करते हैं उसके आंतरिक यात्रा के बारे में, उसकी अंतर यात्रा के बारे में। हम कोशिश करते हैं उसकी भीतरी उस प्रज्ञा से उपजी अंतर्दृष्टि के बारे में। और आज इस श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने आवाज और अंदाज के जादूगर ओपी राठौर जी, जो कि एक बहुत फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट और आरजे हैं। आइए मिलते हैं ओपी राठौर जी से। ओपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अंतरव्यू में। धन्यवाद शशि, बहुत। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही लग रहा है अंतरव्यू, हम कोई बाहरी बात नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। आप किसी के लिए रेडियो जॉकी हैं, किसी के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बहुत कुछ हैं और बहुत ढंग से आपको जाना पहचाना जाता रहा है। लेकिन कोई आपसे पूछे, ओपी राठौर से पूछे, ओपी राठौर यानी कौन? ओपी राठौर यानी हीलर। हीलर यानी जो मेडिसिन से भी हील करता है और जो एस्ट्रोलॉजी से भी हील करता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से अगर किसी का दुख कम होता है तो क्यों नहीं, बस मैं अपने को दो मत। अगर मेरा एंटरटेनमेंट भी है तो उसके पीछे भी वही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मतलब हीलर। ओपी राठौर द हीलर। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्तित्व या आपका कोई पक्ष, पहलू जिसके बारे में आपके निजी लोग तो जानते हैं या शायद कोई भी नहीं जानता, वो क्या होगा? शायद लोग नहीं जानते कि मैं होम्योपैथ भी हूँ। लोग शायद नहीं जानते। शायद नहीं जानते लोग कि मैं लॉयर भी हूँ। शायद लोग ये नहीं जानते कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी, मतलब 30 साल मैंने एस्ट्रोलॉजी को दी। लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं उनकी एक लंबी लाइन भी लग गई, मतलब एक अच्छा प्रचार हो। तो इसका मतलब अगर आज आप ये जो फेमस आरजे या यूं कहे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं नहीं होता तो मैं बंजारा होता। क्यों? क्योंकि मुझे मंजिलें पसंद नहीं। इस जीवन की यात्रा में आपने अपने इस जन्म और जीवन से क्या सीखा? मैंने जन्म और जीवन से सीखा कि भगवान ने ना दुनिया में असंख्य इंसान बनाए। मेरे से पहले करोड़ों लोग बनाए, मेरे बाद साथ में करोड़ों लोग रह रहे हैं, मेरे बाद में अरबों लोग भी आएंगे। इतने बैक्टीरिया बनाए, इतने वायरस बनाए, इतनी चिड़ियाएं बनाई, इतने तितलियां बनाई, इतना ये सब बनाया, उसने किसी को गंभीरता से नहीं लिया। यानी उसके लिए बनाना एक सतत प्रक्रिया है। मेरे जैसे कई आएंगे, कई चले गए हैं। जैसे गंगोत्री पे जमा हुई बर्फ को नहीं पता होता कि कैसे वो समुद्र में पहुंचेगी, लेकिन पहुंच जाती है। हमें उसके आदेश को मान के चलना चाहिए ऊपर कि जो दे रहा है काम उसे करते रहें, अपने आप हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हर इंसान के जीवन जीने की एक फिलॉसफी होती है, फलसफा होता है। आपकी भी कोई फिलॉसफी है जीवन जीने की? मेरी जो फिलॉसफी है कि इसको शेर में प्रकट करूंगा, चूंकि प्लीज। मैं किसी से खुशियां मांगू ये मुझे मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से कब किसका भला होता है, तकदीर में जो लिखा है जरूर अता होता है। वाह, बहुत सुंदर। ये मेरा तो इधर एक वर्ड आता है तकदीर में जो लिखा है, तो इसका मतलब आप सफलता किसे कहते हैं?
सफलता जो आपकी निगाहों में सफलता है, जैसे आपने कुछ एक सर्टन एक आदमी जो पलंग पे पड़ा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लगी है, जब उसकी एक उंगली हिलती है ना, ये नहीं पूरा हाथ नहीं, जब वो हिलती है पहली बार, तो वो सफलता है। अब वो हाथ उठा लेता नहीं, कोई आदमी हाथ नहीं उठा पाता है, और वो हाथ उठा लेता है तो वो सफलता है। एक स्पास्टिक बच्चा जिसको कि समझ नहीं आता ABCD, वो जिस दिन ABCD समझ लेता है वो सफलता है। मतलब ये बाकी सब प्रतियोगिता है, जो आप अपनी क्षमताओं से एक कदम आगे बढ़ गए वो सफलता है। अपनी क्षमताओं से वो सफलता है। आपको क्या पता, दुनिया को क्या पता आप किस योग्य हैं। मतलब कहने का यही है कि आप अपनी कमियों को तोड़ के जब आगे निकलते हैं तो आप सफल होते हैं, चाहे वो दुनिया माने या ना माने। कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन में कुछ बनते हैं, तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लेकिन आपने तो बहुत कुछ पाया है। तो अगर आपसे पूछा जाए आपने क्या खोया है तो क्या होगा? कुछ नहीं खोया। मेरे को तो भगवान ने बूके बना के दिया, बफे होता है ना, बुफेट, मतलब हर चीज दी है। थोड़ी सी फेमस कर दिया, थोड़ा सा बड़े बड़े लोगों से जान पहचान करा दी, थोड़ा सा पैसा भी दे दिया, थोड़ा सा एक अच्छा परिवार दे दिया, एक अच्छे मित्रों की टोली दे दी, इतना फेमस कर दिया कि लोग इज्जत करें, इतना फेमस नहीं किया कि रास्ते चलना मुश्किल हो जाए। बड़ा संतुलित दिया। लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तताओं के अंदर और सफलताओं के अंदर कुछ तो है जो छूटता है। नहीं, कुछ नहीं छूटता। मैंने तो जीवन को ये माना था कि जब मैं 35 वर्ष का हो जाऊंगा तो मैं काम नहीं करूंगा, और 35 वर्ष के बाद काम करता ही नहीं। जो कुछ करता हूँ मेरी मर्जी हो तो करता हूँ, नहीं करता। ओके, आपके अब तक की जो हम यात्रा कहें उसमें सफलतापूर्ण या ये यादगार लम्हा कौन सा था आपका? सबसे यादगार लम्हा तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे पता नहीं 500 से ज्यादा आरजेस के बीच में मुझसे ही बात की। एक रौनक थे, उनसे बात की, मतलब टोटल 5 आरजेस से बात की, मुझसे बड़ी देर बात की। मैंने पूछा सर आवाज आ रही है? हाँ, शेर की तरह दहाड़ रहे हो। तो जब उन्होंने मुझे पहचाना और मुस्कुरा के देखा, और मेरी फोटो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंडिया की वेबसाइट पे महीनों तक लगाए रखी अपने साथ बात कर, वो मेरे लिए बड़ा सुनहरा पल था। क्योंकि मुझे प्रधानमंत्रियों ने कभी नहीं पूछा, मुझे लोगों ने पूछा बस। ओके, कहते कि जो जीवन है उतार चढ़ाव का नाम है, सबके जीवन में आते, कोई भी हो। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसा मोड़ जब आपको लगता हो कि जीवन में निराशा आ गई हो थोड़ी बहुत, कौन सा था? वो तब कॉलेज में था मैं, मेरे को सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा था। उसी साल मुझे टाइफाइड हो गया था, फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि अब तो खत्म हो गया जीवन। लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गया, मतलब मेरा छोटी बुद्धि तो वो हो गया स्कूल कॉलेज का टाइम। लेकिन आज के इस माहौल में जहाँ कंपटीशन भी है, खुद को भी बनाए रखना है, घर की समाज की तमाम जिम्मेदारियां हैं, फ्यूचर के भी कुछ है, तो ऐसे उसमें जब हम तनाव से भरते हैं या नकारात्मक लोगों को आसपास देखते से, टीवी खोलो तो नकारात्मक खबर, व्हाट्सएप देखो तो नकारात्मकता ऊर्जा ज्यादा होती है। तो ऐसे में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना, उस ऊर्जा को संजोना, उस ऊर्जा को बढ़ाना, ये आप कैसे करते हैं? हाँ, नकारात्मकता आप सही कह रहे हैं। मैंने ना एक कहीं स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और आपके जीवन में अभी भी खुशी नहीं आई है, तो आप देखिए कि आपके आसपास कोई मूर्ख व्यक्ति तो नहीं है, उसे निकालिए। फिर मैंने 2017 से यही काम किया, एक एक करके चुन चुन के। मूर्ख का मतलब ये नहीं वो मेरी नजर में मूर्ख है, बस वो मूर्ख नहीं है, पर तो उनको धीरे धीरे निकाला। अब जब मैंने उनको निकाल दिया तब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अपने व्यक्तित्व में, अपने आप में ऐसी कोई प्लस या स्ट्रेंथ बात जिसको आपको लगता है कि हाँ ओपी ये मेरे में बहुत अच्छी हो, क्या होगी? मेरे में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सरेंडर करने में विश्वास करता हूँ। अपने लोगों जिनमें मैं प्यार करता हूँ उनके प्रति और नेचर के प्रति पूरी तरह सरेंडर हो जाता हूँ। मतलब मैं अपनी उससे होड़ नहीं चलाता। अपने आप में कोई ऐसी बात जो आपको नापसंद है और आप चाहते हैं मैं सुधार कर लूं तो अच्छा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे याद रहे चीजें, बस मुझे आंकड़े याद रहे, और मैं एक इनकम टैक्स रिटर्न भरने जैसा कुछ मुझे आ जाए, वो नहीं आता। बस वो मैं सोचता हूँ अच्छा। आंकड़े याद नहीं रहते, किसको दिया लिया था वो ठीक से याद नहीं रहता। ओपी राठौर को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब जिंदगी में संतुलन बिगड़ता है। संतुलन जैसे कि मुझे सुबह खाना खाना है, मान लीजिए दिन में खाना है, रात में 2-3 दिन नहीं मिले ठीक से, तब मुझे गुस्सा आया कि मेरी जिंदगी का संतुलन जा रहा है।
मुझे कई दिनों तक सोने को ठीक से ना मिले तब गुस्सा, मतलब जो मेरी दिनचर्या है अगर बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो मुझे गुस्सा आता है। मेरे जीवन का एक मैंने संतुलन बनाया है कि भाई सबको मिले खाने को, मैं, मेरी पत्नी भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, मेरे मित्र भी खुश रहे। उसमें कोई बड़ी बाधा आती है तब मुझे गुस्सा थोड़ा सा आता है बस। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए, मूड को वापस फ्रेम में लाने के लिए क्या करते हैं? वही ओशो की पद्धति को बिलीव करता हूँ कि मैं, जैसे गाइड फिल्म में भी कहा है ना देवानंद ने, कि जिंदगी और मौत कुछ नहीं, एक विचार है। अगर आप उसको आईने की तरह देखें, जैसे आईना आपको देख रहा है, बूढ़े को देख रहा है, यंग को देख रहा है, कभी मुंह नहीं सिकोड़ता बूढ़ा आ गया, यंग आ गया, वाह यंग आ गया, वाह गंजा आ गया, वाह पटलू आ गया, ये आ गया, वो देखता है सिर्फ चीजों को। तो मैं लोगों को चीजों को अब देखने का अभ्यास करके, ये हो रहा है, इसमें इससे जुड़ा भाव नहीं जोड़ता हूं। जैसे मैंने आपको सांप को देखा तो सांप को देखते मेरे दिमाग में भय आया, अब इस भय को निकालता, बस उसमें सांप को देखता। अगर मेरे घर में कोई बीमार है तो मैं उसको बीमार को देखता हूं, उससे अब इसको ये बचेगा या नहीं बचेगा, ये फीलिंग काट देता हूं। ये क्या होता है, सिर्फ बात रह जाती है, उससे जुड़ा भाव कट जाता है, तो फिर सहज हो जाता है। जीवन में कोई ऐसा मोड़ या परिस्थिति जब आपने अपने आप को बहुत मजबूर, असहाय महसूस किया? हाँ, जब मेरे पिताजी बीमार हुए, फिर मेरी माताजी भी बीमार हुई, तो उनका इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया जिस तरह से भी चाहता था मैं। जिस तरह का डॉक्टर लोग खेलते हैं जिंदगियों से, मैं निजी रूप से प्रसन्न नहीं हूँ। तो वो वहां पे असहाय होते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास पैसा भी देते हैं। देखिए जिंदगी में दो ही सेक्टर है जहां पैसा देके भी असफलता खरीदते हैं, एक है स्कूल, एक है हॉस्पिटल। तो यहाँ पर स्कूल में बच्चा फेल भी होता है तो बच्चे की फीस आती है, देनी पड़ती है। अगर पेरेंट या कोई भी बीमार होता है, उसका सही इलाज नहीं होता, तब भी बिल देना पड़ता है। तो ऐसे मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ, बिल का नहीं, बात है कि हम उनको ठीक नहीं कर पाए, इसका बड़ा असहाय महसूस हो। राइट। अपनी, जैसे हम रोजमर्रा की बात करें, हम एक आम आदमी से जब आप मिलते हैं तो सामने वाले आदमी में से क्या चीज होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करती है, आप कहते हो ये अच्छी बात है, वो क्या होगी? एक मात्र बात होनी चाहिए, वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वो मेरे जूते देख के मुझे न गिने, वो मैं कैसे खा रहा हूँ, चपड़ चपड़ खा रहा हूँ कि लपर लपर खा रहा हूँ, मैं राठौर हूँ कि शर्मा हूँ, मैं इस तरह के मकान में रहता हूँ, उस तरह के मकान में रहता हूँ, मेरे पिताजी ये काम करते थे। जो जजमेंटल होते हैं ना, आपको नापते और मापते हैं, जो मापते और नापते हैं, बस मुझे उनसे बहुत एलर्जी है। मतलब आप मुझसे मिलिए, अगर मुझ में कोई लग रहा है अच्छा, तो बस वही। तो क्या चीज होनी चाहिए सामने वाले में जो आप कहते हो ये आदमी अच्छा, ये चीज अट्रैक्ट करती है? ये तो हो गया क्या नापसंद है, क्या पसंद है, क्या होना चाहिए? उसमें यही होना चाहिए कि वो आपको आपकी वजह से लाइक करे या डिसलाइक करे, इसलिए नहीं करे कि उसकी कुछ मापदंड है उस पर फिट नहीं हो रहा। ओके। ओपी राठौर नाराज कब होते हैं, और जब नाराज होते हैं तो उनको मनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? कैसे मानते हैं आप? मैं नाराज होता हूँ बड़े एपिसोड्स में होता हूँ, मतलब मैं लोगों से नाराज होऊंगा 16 साल में होगा, मित्रों से, अल्प मित्रों से 3 साल में नाराज होता हूँ। सबको विंडो देता हूँ, 3 साल, 2 साल, किसी को 16 साल। जिस दिन वो खत्म हो जाता है फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। तो कैसे बताते हो, क्या ढंग होता है अभिव्यक्ति का कि यार मैं तुझसे नाराज हूँ, बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते? मैं थोड़ी पहले थोड़ा सा डिसएंचेंटमेंट दिखाऊंगा, कम बात करूंगा, फिर उनसे बात करूंगा, फिर एक मौका और दूंगा, फिर दोबारा नहीं, कम बात करूंगा, ऐसे छोटे छोटे उसको माइल्ड झटके देता रहूंगा। फिर लास्ट में जब तक 15 साल 16 साल हो गए, इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा, देन मेरी लाइफ से गायब होना ही चाहिए। लेकिन कोई नाराज है और आपको मनाना चाहे तो क्या करें? कमजोरी उसको वही जो अवगुण है कम करने पड़ेंगे जो उसमें है। बेसिक अवगुण यही है कि कोई जजमेंटल नहीं होगा कि भाई ये मान के चलिए ये तो ऐसा है, बस। कोई ऐसा प्रश्न जो अक्सर आप अपने आप से करते रहते हैं? हाँ, ना होता मैं तो क्या होता, ये मेरा सवाल है। मैं नहीं होता तो क्या होता मैं, मतलब मेरे को ये नहीं पता मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है, बस एक कोई बंदा मिल जाए तो ठीक से बता दे ये है भगवान, ये वाले भगवान होते हैं, ये वाली मौत होती है, मरने के बाद यहाँ जाते हैं, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। अब ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। जीवन में अब तक आपको सबसे लंबा इंतजार किस चीज का करना पड़ा और क्यों? सबसे ज्यादा लंबा इंतजार मुझे ड्रीम होम का करना पड़ा। ड्रीम होम का? सबसे ज्यादा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट वो क्या था?
जहां फिलहाल मैं आ गया हूं और मेरा एक और बन रहा है। मतलब मेरे को जहां शांति हो, ड्रीम हो, इज माई ड्रीम, दैट्स इट। मतलब ऐसा मैं नहीं कहता कि वो लोगों को भी ड्रीम होम लगे, वो मेरे उस पे, और बहुत समय लगा मुझे उसमें। आप अपने आप को खुश रखने के लिए, करने के लिए क्या करते हैं, खुद को खुश रख सकें? खुद को खुश करने के लिए मैं इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देता हूँ कि जितना मेरा समय है उतने में मैं कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रहूँ। ये मुझे खुश रखता है अगर मैं ये आकलन कर पाता हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ मिलता रह सकता है, मैंने इतना अगर अर्जित कर लूँ तो। उसके वीडियोस देखना, उनके लेख पढ़ना, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 है स्वास्थ्य। इन कुछ तथाकथित बेवकूफ डॉक्टरों से बच के कैसे चलना है, खुद अपनी बॉडी को समझ के कैसे दूर करना है बीमारियां। तीसरा, ओशो जैसे विचारकों को सुन के। तीसरा, वो सबसे अहम तो वही है, बेसिकली अपने रूट्स पे कैसे लौट के आना है, जो कुछ पाया है उसे भुलाना कैसे। कोई लत या आदत जिससे आप मुक्त होना चाहते हो? चाय, एक तो चाय है, दूसरा लेजीनेस। कोई लापरवाही जो अक्सर आप कर देते हैं? लापरवाही तो अब नहीं करता हूँ, 2017 तक तो बहुत करता था, मतलब लोगों पे विश्वास करता था, ये मेरी सबसे बड़ी लापरवाही, विश्वास, ट्रस्टिंग द रॉन्ग। कौन सी बात पर आपको अपनी निकट जन, चाहे परिवार के हो चाहे दोस्त या जहाँ पे आप कार्य करते हैं, सबसे ज्यादा टोका जाता है, वो कौन सी बात है? कम बोलो, ऐसा कोई पॉइंट ना रखो जिससे तुम्हारी कमजोरी दिखे। मतलब दे वांट टू इनेबल मी, मतलब जो मेरी इमेज बना रखी है लोगों ने, मैं उस इमेज के अनुरूप चलूं, उसके लिए बार बार मुझे प्रेरित करते हैं मेरे परिवारजन, मित्रजन। हालांकि मैं वही फिर कह रहा हूँ ना, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज से। लेकिन जब मैं सामान्य होने लगता हूँ, फिर मुझे असामान्य की तरफ जाने की जो याद दिलाते हैं, वो मेरे परिवार लोग कहते हैं। कोई ऐसी बात जो आपने बचपन से लेके अब तक कई बार पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, लेकिन समझ इस उम्र में अब आ रही है? हम बहुत सारे सेंटेंस किताब में पढ़ते हैं, कैलेंडर में पढ़ते हैं, पेरेंट्स के साथ सुनते हैं, लेकिन सुनी बहुत बार थी, पढ़ी बहुत बार थी, समझ आ रही, वो क्या है? समझ नहीं आई कि आपको, आपकी परवाह इस दुनिया में किसी को नहीं है। यू आर ऑन योर ओन। आपको लगेगा कि लोग आपकी परवाह करते हैं, जब आग लगेगी तो सब अपने अपने पैरों से भाग जाएंगे, आपको भी अपने पैरों से भागना होगा। नोबडी इज देयर फॉर यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स और द इमीडिएट फैमिली यू हैव। आपके साथ कोई नहीं है, अगर कोई है भी तो माता पिता सबसे पहले, उसके बाद आपका इमीडिएट फैमिली जो आपके साथ रहती है। इसके अलावा सब लोग दिखाएंगे, उनकी भी विवशता है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे आपके लिए। तो ये मानना कि वो कुछ करेंगे और कुछ अपेक्षा करना सबसे बेवकूफाना बात है। ये कहते थे लोग, अब समझ आएगी। कोई ऐसा विषय जिस पर बात करना, सोचना, सुनना, पढ़ना, देखना आपको वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी लगता है? मतलब लोग किससे शादी कर रहे हैं, किसके साथ भाग रहे हैं, किसने क्या गाड़ी खरीद ली, उसकी वो फिल्म आई है, उसका वो वीडियो आया है, उसकी झूठी उपलब्धियां, ये सब गॉसिप्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कौन सा विषय ऐसा है, कौन सी बात ऐसी है जिस पे आपको चर्चा करना, बोलना, सुनना, देखना आप खूब कर सकते हैं? ओशो को सुनना, उस पे फेवरेट लेक्चर्स उनको लगातार मैं सुनता रह सकता हूँ। और म्यूजिक, किशोर कुमार का म्यूजिक है, काफी गाने उनके वो मैं सुनता रह सकता हूँ। जगजीत सिंह जी की गजलें हैं जिन्हें मैं सुन सकता हूँ। और मैं ज्योतिष का अध्ययन करते रहना और लोगों को बताते रहना कि कहाँ क्या चल रहा है जीवन में। ये हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव के साथ एक रिजेक्शन का टाइम भी आता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपको रिजेक्शन मिला हो या काम को कम तर आंका हो, उसको आलोचना अति हुई हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, आलोचना नहीं हुई है, कमतर आका गया है। जैसे? और कई जगह जैसे ये वाला प्रोग्राम ये नहीं करेंगे, वो वाला करेंगे, या इस प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं है, उस प्रोडक्ट के लिए ठीक नहीं है, ऐसा करके लोगों ने आका मुझे। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि ये काम गलत करते हैं। जैसे सरकारी में सिस्टम में मैं जब मैं शुरू में था तो लोगों को लगता था नहीं ये नहीं, इसको नहीं, मतलब मान के चलना, ये नहीं करेंगे। वो उनकी थॉट्स थी, शायद भाई भतीजावाद रहा होगा वहां, जो भी रहा होगा, मैं तो ऐसे मानता हूँ। लेकिन उनका ये मान के चलना पूर्वाग्रह ये नहीं कर सकेगा, कई बार झेले। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कोई याद है, क्या होगा?
बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो वही था, मैंने आपको पहले बताया था कि एक इंजीनियर थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा था कि ये कार्यक्रम अगर भगवान स्वयं करते तो ऐसा करते। अब भगवान से बड़ी कोई उपमा ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई बहुत भी हो जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे ना। ये था कॉम्प्लीमेंट। हाँ। कोई गंदा वर्स्ट कमेंट जब तक आपको मिला है? हाँ, किसी ने कहा था आप जब बोलते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कट कहाँ लगाना है, क्या लगाना है। हालांकि ये कोई पॉइंट ही नहीं था, बट इसके अलावा एक बड़ा बेहुदा सा था रिमार्क, अलावा कभी किसी ने कहा नहीं। कहते हैं हर इंसान के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोग होते हैं जो उनकी यात्रा में सहयोगी होते हैं। आपकी व्यवहारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दोनों जिंदगियों में कौन से ऐसे मुख्य लोग रहे जिनका बहुत विशेष योगदान रहा है? देखिए, योगदान तो सभी का था, मैं किसी का दो का जिक्र नहीं कर पाऊंगा। मेरे परिवार में पत्नी का, बच्चों का, मेरी माँ, मेरी पिताजी, बहन, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन जब एक दौर होता है ना, जब कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होता, उस दौर में सबसे ज्यादा आपको कोई अगर ट्रस्ट करे तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब मैं एक ऐसे स्कूल में था जहां थोड़ा सा कम स्तर के बच्चे आते थे, तो वहां पर एक टीचर ने कहा था ऑल ऑफ ए सडन, उन्होंने कहा था कि याद रखना मेरी बात, ये लड़का है ना ओम प्रकाश बोलते थे, ये एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और सब में आराम से मैंने कहा सर को, क्या मुझे जन्नाटा लगा, मैंने कहा क्या कह रहे हैं सर, है ना। तो वो आदमी, मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि भाई तू बड़ा आदमी बन सकता है। दैट वाज द मेन थिंग। बाकी सहयोग मेरा पूरे परिवार को मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, कहते हैं कि जब बच्चे होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर एक 10वीं 12वीं का बच्चा, एक कॉलेज का बच्चा, फिर शादी से पहले, शादी के बाद का व्यस्त एक यात्रा है, तो हमारे सपने और उद्देश्य बदलते रहते हैं, चाहे वो खाली पुलाव जैसे ही हो, बहुत इमेच्योरी क्यों ना हो। तो अगर मैं आपके परिस्थितियों और अवस्थाओं के हिसाब से आपके उद्देश्य से सपनों को जानने की बात करूं, तो क्या क्या थे और कैसे कैसे बदले, क्या क्या होना चाहते थे? सबसे पहले मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता था। ओके। सबसे पहले तो मैं खाली बैठ इतना कमाना चाहता था कि 2,500 रुपए कमा लूं मैं, और एक कमरा ले लूं और कॉमिक्स लेता रहूं, पढ़ता रहूं। 2,500 क्यों? क्योंकि मैंने सुना था एक टीचर की सैलरी थी 2,500, तो मुझे लगा इतना तो कमा लिया तो बहुत है। 2,500 आज भी ऐसा कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा है, पर मैं वो सबसे पहला सपना था कॉमिक्स पढ़ो एक कोने में बैठ के। दूसरा सपना था क्रिकेट खेल लूं, तीसरा सपना था चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, चौथा सपना था एक्टर, पांचवा था सिंगर, छठा था IAS। ये ऐसे करते करते फिर लास्ट में जो बना वो आपको पता है। ओके। ऐसी कोई घटना जब रोने का मन तो बहुत करता रहा, लेकिन आप रो नहीं पाए या आंसू नहीं आ पाए, लेकिन मन तो था कि मैं रो, जिसने दुख दिया या अंदर तक छुआ हो आपको, बस रोना ही नहीं निकला? देखिए, ये तो रोज ही होता है। मैं जब भारत की जनमानस को देखता हूँ, रोज ही रोने का मन करता है। कैसे गवर्नमेंट चुनते हैं, कैसे नेता चुनते हैं, कैसे बिना पढ़ाई लिखाई के लोगों को अपना मंत्री बना देते हैं। सबसे ज्यादा मुझे ये रोने का मन होता है। ऐसा कोई निर्णय जिसे लेकर आप पछताए हो? हाँ, ऐसा निर्णय था। मैंने एक मित्र को ऋण दिया था, वो मैंने सोचा था वापस आ जाएगा, और मित्र भी गया और पैसा भी गया, वो सबसे ज्यादा। ऐसा कोई निर्णय या फैसला जिसे करने में आपने बहुत लंबा समय लिया? ऐसे कई सारे फैसले मेरे ऐसे होते हैं। अगर मुझे गाड़ी भी लेनी है तो मैं 2 साल 1.5 साल तो उसे लगा ही देता हूँ। अगर मुझे घर भी लेना है तो मैं 50-60 एंगल से उसे देखता हूँ। तो मेरे ज्यादातर निर्णय बड़ी देर से होते हैं, ज्यादातर निर्णय। सफलता, नाम और शोहरत आदमी को यदि सम्मान देती है, तो कहीं ना कहीं असुरक्षा और भय भी देती है। तो ऐसा कभी जीवन में ऐसा लगता है कि इतना नाम, ठीक है आप नहीं माने अलग बात है, लेकिन औरों के लिए आप सेलिब्रिटी, तो जो शोहरत है, मान सम्मान है, इतना कुछ है, उसके प्रति कभी असुरक्षा, भय भी उत्पन्न होता है? किस तरह की असुरक्षा? की चला जाएगी, चला जाएगा, या मेरे बाद कोई और आएगा, या मतलब जो भी है, आज मैं हूँ उतना नहीं रहा तो, या गले में कुछ हो गया तो। हाँ, ये तो बहुत रहता था मुझे पहले, जब मैं 30-35 साल का था, तब मुझे हमेशा ये लगता था कोई और ना आ जाए मेरी जगह, कोई मतलब मुझसे बेहतर ना आ जाए, मेरा गला ही ना हमेशा के लिए बंद हो जाए। क्योंकि मेरे लिए तो वो था, फिर ये था मेरी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी भाई, है ना। तो ये था, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी। कोई कहते दर्द, पीड़ा, तकलीफ हमें हमेशा बहुत पेन देती हैं, तकलीफ देती हैं, लेकिन ऐसा कोई मोड़ या ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई तकलीफ जिसने आपको तोड़ा नहीं हो लेकिन तराश दिया हो? यही जो मैं अपने दोस्तों पे यकीन करके ऋण दिया, इस घटना ने मुझे समझाया कि फीड पीपल बट डोंट
गिव लोन्स टू पीपल। सबसे पहले ये मतलब उन्हें खिलाओ पिलाओ, लेकिन उनको ऋण नहीं दो, क्योंकि वो वापस करेंगे ही नहीं। ये सबको मैं कहूंगा, प्लीज डोंट गिव लोन्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। कोई ऐसा काम जो आपको असंभव लगता था लेकिन आपने कर दिखाया? असंभव वही था, कॉमनवेल्थ गेम था सबसे ज्यादा। और हाँ, एक मेरे को ने कमर्शियल दिया गया था, उसका नाम था डेंट किंग। अच्छा। उसको मैंने इंदिरापुरम में एक मॉल है, उसमें शूट किया 5 कैमरों पे। मैंने कहा था कि एक कट में करना आपको, कुछ भी कट नहीं चाहिए मुझे। और 5 कैमरे, एक ऊपर लगा था, एक नीचे, एक मेरे कंधे के पीछे, तो उसमें माइनर 1-2 कट तो आए। खैर मैं सच बताऊं आपको, एक कट में 15 मिनट का एड बना था और वो तमाम चैनल्स पे चला था। आज भी अगर आप गूगल करेंगे डेंट किंग का एक एड, तो आप कहेंगे वाह, आपने भी उसको देखा होगा। आप जैसे देखेंगे हाँ ये मैंने देखा है। एक चीज आप मुझे बताएं कि आप लोग बहुतों को आवाज देते हैं या बहुत प्रोडक्ट को अपनी आवाज देते हैं, डॉक्यूमेंट्री को आवाज देते हैं, लोग आपकी आवाज सुन के अट्रैक्ट होते हैं, शांत होते हैं, उतरते और डूबते हैं, लेकिन वो चेहरा कभी सामने नहीं आता। लोग को नहीं पता चलता ये जो बोल रहा है, जो हमें लेके गए अपने साथ, जिसको देख के हम अट्रैक्ट हुए इस पैकेज को खरीदने में या कोई भी चीज, तो कभी मन करते हैं हमें फोटो भी डाल दिया करो छोटी सी? नहीं, मेरे कभी नहीं, क्योंकि मैंने लोगों के मनुष्य के इस बेसिक स्वभाव को जानता हूँ कि हर आदमी अपने को श्रेष्ठ समझता है, हमें नहीं समझता। वो हमें देख रहा है, वो उसकी कृपा है, वो हमें सुन रहा है, उसकी कृपा है। वो नहीं चाहता हमें हीरो बनाना। जो भी आपके मुरीद हैं, वो मुरीद नहीं है, वो आपके प्रतियोगी हैं, ये आप माने। आपकी किसी को क्षमा करने की लिमिट क्या है? किस हद तक किसी को बर्दाश्त कर सकता है, एक के बाद आप क्षमा नहीं कर सकते? मैं 4-5 साल तक लोगों को क्षमा कर सकता हूँ। किस बात पर, किस टाइप की चीजों तक, किस टाइप का गुनाह या गलती हो कि आप ऐसी गलती को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो क्या होगी? जजमेंटल होना सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा गुनाह जजमेंटल होना। किसी के प्रति किताब को उसके कवर से नाप लेना कि इसके अंदर ये है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब उसे पता चल जाए मेरे बारे में कि भाई मैं नहीं हूं, और कमिटमेंट ना रखे उस चीज के बारे में, तो मुझे दुख होता है। बस कमिटमेंट्स को पूरे नहीं करते, मतलब वो लोग अच्छे नहीं लगते। आपके आत्मसम्मान को ठेस कब और किन बातों से पहुंचती है? सेल्फ रिस्पेक्ट जब या सेल्फ ईगो जब हर्ट होती है, वो कौन सी चीजें या बातें हो सकती हैं? कहते हैं पहले आती थी हर बात पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। नहीं, कार्यक्रम के दौरान, ऑफिस में या घर में, एक हर एक का आत्मसम्मान का दायरा होता है, वो क्या होता है? कोई जबरदस्ती आपको पीछे पड़ जाए, जैसे कोई कॉलर है, वो कह रहा है जी हमने कहा हाँ आप ही का प्रोग्राम गलत है, मैंने कुछ और उसको संभाला, फिर वो पीछे पड़ जाए कुछ बात कर, फिर उसको संभाला, फिर तीसरी बात कोई ऐसी बोले, तो जब लगने लगे कि इसकी नीयत ही आपको नीचा दिखाने की है, तब मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। जीवन का कोई ऐसा मोड़ जब आप सही थे लेकिन आपको गलत समझा गया है? वो तो रोज ही होता है। फिर भी हर कोई मुझे यही कहता है। हाँ, मुझे हर रोज ऐसा लगता है कि लोग अपने अंदर की ही छवि दूसरे में देखते हैं, तो मैं उनको माफ कर देता हूँ। एवरीडे आपके साथ भी, सबके साथ होता है कि जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखता ही नहीं लोगों को। तो सामने वाले को समझाने की हम हर कोई कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन में सामने वाले को किस हद तक समझाने का प्रयत्न रखते हैं, या किस टाइम पे लगता है नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता इसके लिए समझाने को लेकर, वो क्या है? देखिए, प्रयत्न करना पड़े तो व्यक्ति गलत हो गया। प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है। जो आपके अपने लोग होते हैं उनके साथ आपको प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता, और आपको बी योरसेल्फ, शांत हो जाएं थोड़ी देर के लिए, चुप हो जाएं, थोड़ी सी दूरी बनाएं। दूरी पे ना समझ में आ जाता है, जिसको समझ आ जाएगा वो आ जाएगा वापस। अपने तनाव को कम करने के लिए और शांत रहने के लिए मानसिक रूप से आप क्या करते हैं? कोई एक्सरसाइज, कोई टेक्निक? तो वॉक करता हूँ, और दूसरा नो माइंड मेडिटेशन, जो ओशो ने समझाई है। नो माइंड को नो माइंड करना बड़ा कठिन काम है, और मैंने इस पे अपने लगता है मुझे महारत हो गई है। मैं कभी भी चाहे अपने माइंड को नो माइंड कर लेता हूँ, कहीं भी बैठा हूँ माइंड नो माइंड में चला, ऐसा लगता है जैसे आलू रखा हुआ है यहाँ पे, नथिंग एल्स। अपने शरीर को फिट, तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं? वॉक करता हूँ, पानी नॉर्मल ठीक से पीना, और होम्योपैथिक पर मैं विश्वास करता हूँ। जब भी कोई छोटा मोटा सिम्टम होता है, मैं होम्योपैथी की मेडिसिन से खुद को ठीक करता हूँ। कोई पंच लाएंगे, तकिया कलाम जो अक्सर आपके मुंह से निकलता है, बोलते हैं? अब ये तो मुझे लगता नहीं, अब क्या इतनी देर में मैंने कोई यूज तो किया नहीं। इसका मतलब कई बार होता है कि कोई जैसे एक होता है ना, निकलता है हमारे मुंह से कि ये वो ऐसा कुछ।
आप मानोगे नहीं, यही मेरा अच्छा। आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको माना मत कम गया था, तो लगता है कि आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं। हाँ, एक लाइन आपका तो क्या कलम है। ओके, इच्छा जो अभी भी आपके भीतर शेष है, आप जैसे मैं पूछूं अब आप और किस लिए जी रहे हैं, क्या पूरा और करना है? अब तो उसके आदेश पे जी रहे हैं, उसका आदेश है, जी रहे हैं हर इसमें सांस। भी कुछ तो स्वप्न या कोई जरूरत होगी कि ये और हो जाए, ऐसा और हो जाए, ये और कर लूं, योजना तो होगी ना, ऐसा और कर जाऊं, इतना और कर जाऊं। मैं सही बोलूं, मैं विराम बिंदु पे इस समय जीवन में। ओके, हाँ। गुड। जीवन में पहले प्यार की क्या भूमिका रहा तो किससे क्या रहा? स्त्री पुरुष वाला प्रेम कह रहे हैं? वो भी चलेगा या कोई रूपांतरण वाला? नहीं, कोई मेरा प्रेम तो नहीं रहा किसी से, लेकिन हाँ यह स्कूल कॉलेज में मैं जब था तो एक वही होता है बच्चों वाला प्यार, वो हुआ था, लेकिन वो चला नहीं। फिर प्रेम तो मुझे अपने परिवार से ही है सबसे ज्यादा। देखो मेरा हमेशा से मानना था शशि जी कि जिसको भी आप शादी करें जिससे, वही आपके लिए डेस्टिनी ने तय किया है ना। द वन फाइनलाइज्ड बाय गॉड इज योर लवर। सिलेक्शन जो संतान आपको मिले, इट इज फाइनलाइज्ड बाय गॉड। जो माँ पिता आपको मिले फाइनलाइज बाय गॉड, उसका हुक्म है, वो सबसे ऊपर है। यानी सबसे पहला प्यार मेरा वही है जो उसके आदेश से मिलता है। ऐसा कोई सवाल हाँ। जो आपसे सबसे ज्यादा इंटरव्यूज में या वैसे मंचों पे पूछा जाता रहा है, वो क्या है? ये कैसे कर लेते हैं आप? लोग बोलते हैं आप कैसे कर लेते हैं? एक प्रोग्राम में 16 भाषाएं, 27 कलाकार, इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी कैसे कर लेते हैं? ज्यादातर लोग यही पूछते हैं, तो उत्तर वही होता है, जीरो माइंड, नो माइंड। ऐसा कोई सवाल जो आप चाहते हैं कि मुझसे कोई पूछे और किसी ने नहीं पूछा? मुझसे कोई सवाल न पूछे, बस मुझे बता दे जिस पोटेंशियल के साथ मैं अपने प्रोग्राम को करता हूँ, उस पूरे पोटेंशियल को किसी ने समझा नहीं। जितना कुछ मैं कार्यक्रम में देता हूँ, अगर उसको पूरा एक एक शब्द रोक रोक के सुनेंगे ना, तो उसमें 1500 सिचुएशंस क्रिएट करता हूं मैं। किसी ने उसको देखा ही नहीं उस सिचुएशन से। मैं तो उस दर्शक या श्रोता के इंतजार में बस, कि जितनी इंटेंसिटी से मैं उस प्रोग्राम को करता हूँ। कभी आप सुनेंगे, कहेंगे हाँ ये बहोत सारी बातें कह दी मैंने, बहुत सारी कॉमेडी क्रिएट कर दी, ये कैसे आई, ये कैसे आई? मतलब लोग हैरान हो जाते हैं। लोग अंत में ही बोलते हैं जी आपके बारे में तो हम क्या कहें। बस जब वो इतना कह के खत्म कर देते हैं ना, तो मैं कुछ कहो यार, है ना, ये क्या कहें, क्या वाली बात होती है। तुम कहो कि माजरा क्या है। मतलब छोटे से भी खत्म कर देते हैं प्रशंसा। आपने कहा कि मेरा एक पहलू ज्योतिषी का भी, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जैसे हम जानते हैं। आपके इस सफलता में या आप आज जो भी हैं, इसमें आप खुद की मेहनत और भाग्य को कितना जिम्मेदार मानते हैं? मेहनत तो मैंने की नहीं, मेहनत मैंने की नहीं है, भाग्य का ही खेल है सारा। मेहनत मैंने कुछ भी नहीं की। एवरीबॉडी नोज, जो काम मुझे दिया गया उसको मैंने पूरी निष्ठा से किया। बस अगर आप मेहनत कहते हैं कि भाई आपने मुझे काम दिया, ये कर दो, मैंने निष्ठा से कर दिया। मेहनत कभी नहीं की, पीआर नहीं बनाया, क्लाइंट के पीछे नहीं भागा, काम नहीं मांगा, और काम को कभी ये नहीं कहा मुझे दोबारा दीजिए ना सर, वो सब नहीं किया। तो ये बस तो आपके डेस्टिनी। ओके, आपके नजर में ज्योतिष एक विज्ञान है या अंधविश्वास? एक परफेक्ट विज्ञान है, परफेक्ट विज्ञान। ऐसी कोई फिल्म जिसे देखकर आपको लगता है मेरे जीवन से नजदीक है और आप बार बार देखना पसंद करते हैं? कई फिल्म भी हो सकती है, एक जो भी। गाइड मुझे अच्छी लगती है। गाइड का वो लास्ट सीन जब वो देवानंद मरने लगते हैं, तो वो चेतन आनंद ने बताया था कि ये महेश भट्ट और उन्होंने मिलके बनाया था, और वो ओशो से प्रेरित होके उन्होंने सीन क्रिएट किया था। तो उन्होंने मतलब जो वो सीन क्रिएट किया है, मुझे लगा है उस सीन ने मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। कि जीवन एक विचार है, मौत भी एक विचार है। ऐसा कोई ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक जो आपको प्रेरणा देता हो? महात्मा गांधी। ओके, ऐसा कोई प्रेजेंट जो जीवित हो, ऐसा पात्र जिसको बारे में सोच के आपको फिर से ऊर्जा आ जाती है? ऐसे कोई वर्तमान में हो? मनमोहन सिंह। ओके, ऐसा कोई लाइन, पंक्ति, गीत या कोई
उक्ति, कुछ भी जिसको आप जब लो फील करते हैं उसको दोहरा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं अपने अंदर? हाँ, कुछ नहीं, माइंड को ब्लैंक करना होता है, बस दोहराना कुछ नहीं होता है कि ये जो चल रहा है ये मुझे फील हो रहा है कुछ चल रहा है, लेकिन इस संसार को नहीं पता चल रहा ना। अगर मैं दुखी हूं आपको तो नहीं पता चल रहा, ये नहीं दुख है नहीं, होता तो आपको भी दिखता ना, ये नहीं मैंने माना ये दुख है, इस प्रकार की सोच पैदा कर लेता हूँ। कहते हैं जो एक्टर होता है वो अपनी एक्टिंग से अपने भीतर के दर्द छुपा लेता है, जैसे स्क्रीन पर आता है, क्योंकि आप लोग दिखते नहीं हैं, लेकिन आपके भी घर परिवार में, समाज में, खुद के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहता होगा, कभी ट्रैफिक, कभी कुछ हो जाता है। तो आप अपनी आवाज के माध्यम से कैसे अचानक से पता नहीं चलने देते कि मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ या किससे क्या फेस कर रहा हूँ, तो क्या तरीका होता है? वो यही तरीका होता है कि ब्लैंक करना होता है माइंड को थोड़ी देर प्रोग्राम से पहले, कि ये मेरी लाइफ का गम है, ये मुझे हैंडल करना है, मेरा हायर पर्पस है लोगों को स्माइल देना, लेट मी ट्राई अगेन टू लिव अप टू दैट हायर पर्पस जो भगवान ने हमको किसी वजह से जीवित रखा हुआ है। भगवान ने कोई वजह है, रोटी खाने के लिए जिंदा नहीं रखा है, कोई तो वजह है। अगर वो मुझे लगता है कि मैं किसी को एंटरटेन करके प्राप्त कर रहा हूँ तो वो वजह मेरा मेहनताना है भगवान को, भगवान मुझे जिंदा रखने की फीस है। ओके, कोई ऐसी कविता या गीत जिसको आप अधिकतर गुनगुना लेते हैं, जिसकी पंक्ति आपको जीने की प्रेरणा देती है? अच्छा, जीने की प्रेरणा देती है, जीने की प्रेरणा। वो एक गाना था, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसा बचपना जो आप में आज भी है और आप चाहते हैं हमेशा रहे? हाँ, वो बचपन सहजता है, मतलब मुझे आज भी वो मूर्खों की तरह चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। स्कूल कॉलेज के आप कौन सी एरा में वापस जाना चाहेंगे? स्कूल में एक तो मैं फर्स्ट 6 to 10 का पीरियड, और कॉलेज में सेकेंड ईयर, जब मुझे अचानक स्टेज पे गाने का मौका मिला था। वो गाना किसी ने ज्यादा सुना नहीं, मैं आपको सुना देता हूँ, माफ कीजिएगा, मैं तैयार नहीं हूँ गाने के लिए, फिर भी मैं अपने अनुरोध पे गा रहा हूँ। वो गाना यूं है, तन्हा मैं अकेला टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी जमीन मंजिल खोई खोई, दीवाना हूँ मगर फिर भी है यकीन, हसीनों की जो पसंद मैं हूँ वो हसी, आसमां मेरा मेरी जमीन मंजिल खोई खोई। आप ये गाना सुनिएगा जरूर। ये कौन सी फिल्म का दर्शक बता दें, क्योंकि ढूंढेंगे लोग कौन सी फिल्म का। फिल्म का नाम है ये सच्चे का बोलबाला। ऐसी कौन सी बात है जिसमें आपको अपने दिल को बहुत समझाना पड़ता है, मारना पड़ता है? वो यही है कि रात को देर से खा लूं, मैं देर से 12 बजे तक खा सकूं, मैं 8 बजे से बाद खा नहीं सकता, मुझे एसिडिटी होने लगती है, तो खुद को समझाना पड़ता है, 8 के बाद कुछ नहीं। ओके, क्या आप भगवान में यकीन रखते हैं? भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं यकीन योग्य। तो भगवान को आप किस रूप में या कैसे उसमें आप शक्ति के रूप में देखते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं, ऊर्जा के रूप में देखते हैं, कैसे आप भगवान को देखते हैं अपनी नजर में? भगवान अणु रूप में है और हर जगह है, वो इसे मैनिफेस्टेशन है, वो मतलब एक सेल है, वो सेल इज अ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है उनको बखान करना असंभव है, लेकिन वो है। यदि भगवान को मनाने का आपका तरीका क्या है, या पूजने का, मनाने का, स्तुति का आपका तरीका क्या है? देखिए, भगवान ही तो है, जो आप बोल रहे हैं आप भगवान ही हैं, मैं जो सुन रहा हूँ भगवान ही है। अगर मैं किसी पर्वत सागर तट पे बैठता हूँ पत्थर पे, और वहां बैठ के देखता हूँ सन जब सेट हो रहा होता है, और जब देखता हूँ सन सेट हो रहा मुझे अच्छा लग रहा होता है, ये सब हो रहा है, ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, ये जो कोड है, सूर्य देखना, ये सब इंटरवोवन भगवान है। तो लेकिन आप किस सेवा को अपनी बेस्ट सेवा मानते हैं? सेवा अहंकार रहित जीवन, मतलब किसी के प्रति दया न रखना, करुणा रखना, कि कोई दुख हो ही ना। यदि आपको भगवान से अपने लिए वरदान मांगना पड़े तो क्या होगा? मतलब मेरा तो यही होगा कि ये जो मेरी चेतना में भगवान प्रस्तुत हैं, ये चेतना कभी विलुप्त ना हो, बस इतना ही मैं भगवान से। कहते हैं इस जीवन का एक सत्य मृत्यु भी है,
ईमानदारी से बताएं, मृत्यु के लिए कितना तैयार रहते हैं आप और कितना भयभीत या क्या लेते हैं? मृत्यु के लिए हमेशा ही तैयार रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपने सारे काम खत्म करो और चलो। यहाँ अब ज्यादा कुछ रहा नहीं, इस समाज में कुछ रस भी नहीं है। आप जिसको मिलने जाओ पता चलता है वो उतना ही बड़ा सांप है, जिससे मिलने जाओ उतना ही बड़ा बिच्छू दिखता है, जिससे मिलने जाओ उतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी दिखता है। तो किसके लिए जीऊं मैं? मन करता है लोगों से मिले, लोगों से सीखूं। क्या सीखूं? कुछ आता ही नहीं किसी को, अलावा इसके कि नीचा कैसे दिखाना है, ऊंचा कैसे। तो इसीलिए मृत्यु के लिए तैयारी है एक प्रकार से। क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? हाँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी में तो ये है। तो यदि आप रखते हैं और आपको यदि दोबारा जन्म हो तो आप किस रूप में आना चाहते हैं और क्यों? मैं फिर से इसी रूप में आना चाहूंगा, कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगा। बड़ी मुश्किल से तराशा है। लेकिन आपको यदि अपने लिए कोई नाम रखना हो, नो डाउट अपने आप में अच्छा है, लोग पहचानते भी, लेकिन फिर भी जबरन इसके अलावा कोई नाम आपको अपने लिए सजेस्ट करना हो, क्या होगा? वैसे तो मैंने सोचा था एक बार मैं ओशो जैसा कुछ सन्यासी बन जाऊं तो मुझे कुछ अच्छा सा नाम मिलेगा। मैंने कहा फिर वो चोगा पहनो ये सब, तो मुझे थोड़ा सा लगा कम समय बचाने के लिए मैं उसमें गया नहीं। कोई तो नाम अभी आपको लगे कि ये नाम मैं रखूं अपने पर तो मेरे को पर्सनैलिटी पे सूट करेगा, वो क्या? मैंने अपना नाम रखा था मन में अपूर्व आनंद। वेरी गुड। कोई आखिरी ख्वाहिश यदि आपसे पूछी जाए आपकी क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि ये सांस आखिरी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। वाह, है ना? बहुत सुंदर। But I want to die in a very शायराना way. Like I can say, in the last moment, I can say what my final thoughts were for people. Yeah. आपको मरने के बाद किस ढंग से याद किया जाए? आप कैसे जाना चाहते हैं मृत्यु के बाद? कौन था नहीं, वो समझें कि एक स्कूल ऑफ थॉट था, ये विचारधारा। जैसे भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, आपके रूप में, इनके रूप में। मैंने भी बड़ी ईमानदारी से एक स्कूल ऑफ थॉट प्रस्तुत करने की कोशिश की, और उस स्कूल ऑफ थॉट विचार श्रृंखला को जो पसंद करना चाहते हैं उससे आगे बढ़े, उसको लेके, ये मैं चाहता हूँ। इतने सारे आपने प्रश्नों का जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए था लेकिन मैंने आपसे नहीं पूछा, वो क्या होगा? मैंने ना अपने सारे सपने जिए और सारे सवालों, मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसके पीछे कोई सवाल किया जाए। तो आपने सारे श्रेष्ठतम सवाल पूछ लिए, ऐसा कोई सवाल आपने छोड़ा नहीं। वाकई आपने बहुत ही गहरी खुदाई की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा आपको शायद कुछ रह गया होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आपको अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। आपका साधुवाद। थैंक यू। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ ओपी राठौर जी, जिसकी हमने अभी अंतर यात्रा के बारे में जाना, उनकी आत्मिक यात्रा के बारे में जाना अंतरव्यू के माध्यम से। अगले किसी कार्यक्रम अंतरव्यू में किसी नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा, इंटरव्यू नहीं, अंतरव्यू। Thank you so much.